मित्रों प्रणाम। मैं सुधेंदु ओझा हूँ और बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं और आप रूबरू हों, एक दूसरे के आमने सामने रह कर के बातचीत करें। आपने मुझे काफ़ी देखा होगा, कुछ लोगों ने बहुत थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। फेसबुक पर मैं उतना तो सक्रिय नहीं रहता जितना अन्य लोग रहते हैं। इसके लिए मेरी कुछ व्यस्तताएं भी हैं। पढ़ना ज़्यादा हो गया है और लिखना उससे भी ज़्यादा हो गया है, तो बिना पढ़े तो लिखा नहीं जाता है। तो उस वजह से, उस कारण से अधिकतर समय मेरा अध्ययन पर ही बीतता है। यदा कदा कभी कभी उसका लक्षण जो है आप लोग फेसबुक पर भी देख लेते हैं। कई बार तो मैं कई कई दिन तक मैं नदारद रहता हूँ। और इधर आप देख रहे हैं कि देश में, राष्ट्र में हालात किस प्रकार के हो चुके हैं। ये भी एक कारण रहा कि मैं आपके सामने आऊं, बातचीत करूं। फेसबुक पर बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे आलेख, क्योंकि एक महाकुंभ सरीखा है फेसबुक, तो मुंडे मुंडे मतिर भिन्ने, अलग अलग तरीके से अलग अलग सोच के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आपको उनके उनको देखते हुए उनके साथ चलना है। आप उसमें कोई अलग एक तरीके का रास्ता तय करें, ये आपका बड़प्पन रहता है। मित्रों, मैं आपको थोड़ा सा परिचय करवा दूं अपने बारे में। बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा। हो सकता है आप में से बहुतों ने मुझे पढ़ा भी होगा, बहुत से लोग मुझे जानते भी होंगे, और कई नहीं जानते हैं फेसबुक पे निश्चित रूप से। किंतु मैंने संकोच छोड़ दिया है। आजकल का युग आपको अपने बारे में बताने का भी है। जब तक में आप बताएंगे नहीं अपने बारे में, लोग आपको जानेंगे और समझेंगे नहीं, या उसको अहमियत भी नहीं देते हैं। तो मित्रों, मेरा पत्रकारिता का जीवन 1980 के दशक से ही प्रारंभ हो गया था। और मैंने अपना आरंभिक, अगर मैं कहूँ तो, अपना पत्रकारिता का जीवन मैंने अंग्रेजी से प्रारंभ किया था। और मेरे ढेरों ढेर आलेख जो है उन दिनों नेशनल हेराल्ड के संपादकीय पृष्ठों पर जाया करते थे। वो इंग्लिश में हुआ करते थे। हाँ, उनका मेहनताना नहीं मिलता था मुझे। नेशनल हेराल्ड ये कहते थे कि वो बड़ी मुश्किल से अपने कर्मचारियों की सैलरी दे पाता है। हालांकि उसको सरकारी प्रश्रय पूरा प्राप्त था। उसके अखबार हर विभाग में, हर जगह सरकारी क्षेत्रों में जाया करते थे। किंतु लेखक के तौर पर हमें मानदेय नहीं प्राप्त होता था। किंतु वो युवावस्था का दौर था। मैं 1982 में मैंने जाकिर हुसैन कॉलेज से ग्रेजुएशन समाप्त की, और लिखना भी मेरा तभी प्रारंभ हो गया था। उससे पहले ही हो गया था रादर। और आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये सब उन दिनों चल रहा था, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे थे। तो नेशनल हेराल्ड में लिखते लिखते अचानक मुझको लगा कि इसको जो है, पत्रकारिता को एक नए आयाम की तरीके से, नए तौर पर भी देखा जाए। तो वो फिर मैं आपको क्रमशः बताऊंगा कि मैं किस तरीके से दिल्ली प्रेस में गया। वहाँ परेश नाथ जी थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया और मेरी सारी डिग्रियां अपने पास में रख लीं, और मुझे अगले दिन से आने के लिए बोल दिया।
किंतु जब मैं दिल्ली प्रेस से 3 रानी झांसी रोड जब मैं नीचे उतर रहा था उस बिल्डिंग से, तो एक युवक, उन दिनों मैं भी युवक था और वो भी युवक थे, हालांकि वो मेरे से कुछ एक वर्ष बड़े रहे होंगे। वो आए मेरे पास में और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ आपके इंटरव्यू का। तो मैंने बताया कि मुझे परेश नाथ जी ने अगले दिन आने को बोला है। तो उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने आपकी डिग्रियां रख ली हैं। मैंने स्वीकारात्मक रूप में कहा कि हाँ, उन्होंने मेरी डिग्रियां रख ली हैं और अगले दिन आने को बोला है। तो मित्र वो हरीश पाठक थे जो आगे चल कर के राष्ट्रीय सहारा इत्यादि अखबारों में बड़े लब्ध प्रतिष्ठ लेखक और पत्रकार भी बने। तो उन्होंने मुझे चेतावनी दी, कहते हैं कि अगर आप उनसे डिग्री वापस नहीं लोगे तो वो लोग आपको डिग्री वापस नहीं देंगे। उन दिनों फोटोकॉपी का कोई ज़माना ऐसा नहीं था, फोटोस्टेट हुआ करता था। एक बड़ी सी मशीन होती थी और फिर उसको आप डालिए तो ठोंक पटक की आवाज़ के साथ में वो फोटोस्टेट आया करती थी। कहते हैं आप डिग्रियां अपनी वापस ले लें, अन्यथा ये आपको डिग्री वापस देगा नहीं और आप कहीं और अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। और मित्रों, मैंने उनकी बात को बड़ा किया और मैं तुरंत परेशनाथ के कमरे में चला गया और मैंने कहा आप मुझे अपनी मेरी डिग्रियां वापस कर दीजिए, मैं आपको इसकी प्रति निकलवा करके जेरोक्स या जैसा भी होगा मैं आपको दे दूंगा। उनको कुछ नहीं लगा, उन्होंने मुझे वो दे दिया, मेरी डिग्रियां वापस कर दी। और इस तरीके से फिर अगले दिन से तो निश्चित रूप से मेरा दिल्ली प्रेस में जाने का कोई औचित्य ही नहीं था। इसी दरमियान में बहुत छोटा सा एक विज्ञापन मैंने देखा कि माया, जो पुरानी राजनीतिक पत्रिका है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, उसको भी कुछ पत्रकारों की आवश्यकता है। तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ भूपेंद्र कुमार स्नेही जी ने मेरे आलेखों को देखा, सब कुछ देखा और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगले दिन से ज्वाइन कर लीजिएगा। हालांकि वेतन बहुत कम होता था, कम का क्या, मैं अगर आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। तो उन्होंने शुरू में कहा कि मैं आपको आने जाने का किराया दे दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पैसे का कोई ऐसा नहीं था, आर्थिक अभाव नहीं था। तो मुझे 300 रुपये उन्होंने शुरू शुरू में दिया, हालांकि मैं इससे ज़्यादा की वेतन वाली नौकरियां छोड़ करके इस काम की तरफ में आ रहा था। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। बाद में कुछ और लड़कियों की एक आध महीने बाद में नियुक्ति हुई, जिनमें सर्जना शर्मा प्रमुख हैं, जिनको आप लोग देखते होंगे, और एक यास्मीन सूरी लड़की हुआ करती थी, जिसको आप में से पुराने लोगों से में से किसी ने दिल्ली मेट्रो चैनल देखा होगा, तो वो विनोद दुआ के साथ में कंपेयर किया करती थी, एंकर पर्सन हुआ करती थी, वो भी थी, और एक अनीता पांडे लड़की। जब इन 3 लोगों ने माया ज्वाइन किया मेरे बाद में, तो सबकी तनख्वाह फिर 500 रुपये कर दी गई। और आपको बताते हुए आश्चर्य हो रहा है कि मेरा कोई व्यय नहीं हुआ करता था और वो 500 रुपये भी जो वहाँ कार्यालय में मेरे कोलीग थे उन दिनों, वो उधार मांग लिया करते थे। तो मेरा अमूमन तौर पर वो कम महंगाई का दौर था, तो 100-1 रुपये में मेरा महीने भर का खर्च चल जाया करता था। क्योंकि मैं पिताजी की छत्र छाया में था तो कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर उसके बाद से वहाँ से मैंने पत्रकारिता, एक आप कहते हैं कि औपचारिक रूप से सही तरीके से प्रारंभ की, और मेरी कहानियाँ 1983-84 के दरमियान में अगर आप देखेंगे तो माया में लगातार नियमित आती रहीं और बहुत अच्छे अच्छे सहयोगी वहाँ हमें प्राप्त हुए। राय गणेश चंद्र थे, सुरेश चंद्र सिन्हा बाद में नवभारत टाइम्स में चले गए, शैलेश शर्मा हैं, वो अभी भी लोकमत के सारे प्रमुख हैं, वो लोकमत के देखता हूँ मैं, मेरा अब कोई उनसे राब्ता नहीं है, कोई मेल जोल नहीं है। राम अरोरा जी हुआ करते थे, उमा पंत जी बैठा करती थी, मनोरमा देखा करती थी,
ऐसे बहुत सारे लोग थे। राजीव सक्सेना आया करते थे। राजीव सक्सेना, अब तो कई नाम देखता हूँ मैं, और एक पुराने राजीव सक्सेना हुआ करते थे, खूब लिखाड़ थे, लिखते थे वो। और उनको शायद उनका वो शरीर सफ़ेद रोग से ग्रस्त था। वो आते थे, डॉक्टर शेरचंद गर्ग हुआ करते थे, बालस्वरूप राही जी आया करते थे माया के कार्यालय में। तो वहाँ से मेरा जो है जीवन पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ। और फिर मैं क्रमशः आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि मैंने आगे क्या किया, कैसे किया। तो आइए, अभी 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 एक आपको कुछ दोहे आपको सुनाता हूँ। ये दोहे मेरे अग्रज मित्र अशोक जैन जी हैं, गुरुग्राम समाचार वगैरह के जो संपादक हैं। तो उन्होंने मुझे दंडित करके, दंडित क्या कहें, उन्होंने मुझे ज़बरिया तौर पर कहा कि आप जो है ये दोहे लिख करके हमें दीजिए। उन्होंने मेरे 100 दोहों को एक क्रमशः प्रतिदिन के हिसाब से, वो प्रभु श्री राम पर थे, वो उन्होंने प्रकाशित किए थे। तो अगला उनका आदेश हुआ कि अब आप जैन तीर्थंकरों पर, जैन तीर्थंकरों पर सभी तीर्थंकर, जो 24 तीर्थंकर हैं, उनको केंद्र में रख करके और हमें एक दोहों की श्रृंखला दीजिए। तो मित्रों, वो करते करते मेरे पास में 92 यानी कि 92 दोहे वो एकत्रित हो गए। और वो उन्होंने 92 दिन तक में लगातार उनको अपने अखबार में स्थान दिया। और वो जब मेरे पास में यहाँ एकत्रित हो गए तो मैंने कहा कि वो भगवान की विनती है, प्रार्थना है, अर्चना है, तो उनको मैं अपने पास में क्यों करके रख रहा हूँ। पुस्तकाकार में ये तो आ ही रही है, इसमें ये आ रहा है। ये पुस्तक का नाम है 24 तीर्थंकरों को सुधेंदु ओझा की काव्यांजलि। इसमें वो काव्यांजलि के तौर पर दोहे तो हैं ही, और साथ में ही 24 तीर्थंकरों के जीवन चरित्र, उनकी शिक्षा, उनके निर्वाण, उनके मोक्ष की प्राप्ति का स्थल, कहाँ पैदा हुए थे, माता पिता का नाम क्या था, और उनका उनको उनके द्वारा जैन मत को क्या जो है प्रमुख रूप से शिक्षण के तौर पर दिया गया, ये भी जो है इसमें संकलित करके इस पुस्तक में दिया गया है। तो पुस्तक तो खैर वो आपके समक्ष जब आप आएगी तो आप देखिएगा। वो तो सभी जैन बंधुओं के लिए मैं समझता हूँ कि वो उपयोगी रहेगी। और किंतु जैन क्यों, जैन तो जो है आप जानते हैं कि हालांकि ये क्षत्रिय समुदाय है जैन। आप लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि ये मुख्य रूप से क्षत्रिय उससे उत्पत्ति हैं, कुलों से, सभी लगभग सभी सभी तीर्थंकरों की। किंतु अहिंसा को इन्होंने ऐसा अपनाया अहिंसा को, कि आज वो जो है अहिंसा के नंबर अव्वल पुजारी आप उनको कह सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ कुछ दोहों के साथ में। ध्यान दीजिएगा, मेरे गले पे ना जाइएगा, निहितार्थ पर जाइएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर जाइएगा। मैं प्रारंभ करता हूँ कि भीषण तप सुन क्षमा, भीषण तप और सुन क्षमा, जिस जीवन का केंद्र, मुनियों में अव्वल समझ, अपने मुनि जैनेन्द्र। मुनियों में अव्वल समझ, अपने मुनि जैनेन्द्र। तो भय व्याधा व्यापे नहीं, सदा सर्वदा साथ। भय व्याधा व्यापे नहीं, सदा सर्वदा साथ। तो सदा सदा सुमिरन करो,
नमन हो आदिनाथ। कि भय हंता और आप हैं, हंता क्लेश और ताप। कि भय हंता और आप हैं, हंता क्लेश और ताप। दुर्गुण दुर्दिन तम मिटे, रहो साथ जो आप। कि क्रोध कपट इच्छा हरि, यह हरि का तात्पर्य हरना है, उसका उसका मर्दन करना, उसका अपहरण कर लेना, उसको हटा देना है, उस इच्छा को मार देना है। कि क्रोध कपट इच्छा हरि, मारा निज अभिमान। क्रोध कपट इच्छा हरि, मारा निज अभिमान। तुम जैसा है कौन प्रभु, आदिनाथ भगवान। तुम जैसा है कौन प्रभु, आदिनाथ भगवान। कि कष्ट नदी दुनिया हुई, कौन कराए पार। कष्ट नदी दुनिया हुई, कौन कराए पार। तीर्थंकर तीर्थंकर कहो, होगा बेड़ा पार। तीर्थंकर तीर्थंकर कहो, होगा बेड़ा पार। आत्मज्ञान को जानिए, कैवल्य ज्ञान मूल। आत्म ज्ञान को जानिए, कैवल्य ज्ञान मूल। दुख संताप निबेट के, करता सब अनुकूल। दुख संताप निबेट के, करता सब अनुकूल। है दुख सागर संसार यह, आदिनाथ नायाब। है दुख सागर संसार यह, आदिनाथ नायाब। नौका जिनकी बन गई, जन जन की पायाब। नौका जिनकी बन गई, जन जन की पायाब। तो नमन करो उठ कर सुबह, आदि अनादि श्रीमंत। नमन करो उठ कर सुबह, आदि अनादि श्रीमंत। नमो नमो के जाप से, नमो नमो के जाप से, मिलते हैं अरिहंत। नमो नमो के जाप से, मिलते हैं अरिहंत। तो 24 संतों में सुनो, सिद्ध हुए अरिहंत। 24 संतों में सुनो, सिद्ध हुए अरिहंत। तो पहले पहले गाइए, आदिनाथ भगवंत। पहले पहले गाइए, आदिनाथ श्रीमंत।